रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट विद दिनेश। आज हमारे साथ अगेन है कर्नल मयंक चौबे सर। आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। जो इजराइल ने कल रात से ईरान पे अटैक किया है, उसके बाद में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है मिडल ईस्ट में। और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? बिकॉज अगर ईरान ने अमेरिका के एसेट पे अटैक किया, जो वो बोल रहा था पहले कि अगर हमारे पे भी हुआ तो हम अमेरिका को भी रिस्पॉन्स करेंगे, और क्या फिर अमेरिका इंटरवीन होगा, रशिया इंटरवीन होगा, वो सब चीज़ के लिए आज हम कर्नल सर से डिस्कस करेंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट। तो अब आपको मैं हैंड ओवर करता हूँ सर, सिचुएशन एक बता के कि जो अभी ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ये तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई दिख रही है। बिकॉज जिस तरह से ईरान के जो टॉप कमांडर्स एलिमिनेट किए हैं, उसके रिलेटेड अब देखें तो ईरान अगर कुछ रिटेलिएट करता है तो ये एस्केलेशन होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने एक प्रेजेंटेशन भी शेयर किया है, मैं उसको भी ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो क्या है जी सर? चलिए, नमस्कार दिनेश जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जैसे ज्वलन टॉपिक है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, तो आज उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि कल रात से शुरू हो गया था, तो ये अगर आप मान के चले तो भारत के हिसाब से तड़के शुरू हुआ है, अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे के आसपास। और इजरायली समय के अनुसार मेरे ख्याल से 3-3:30 बजे होंगे जब उन्होंने ये अटैक लॉन्च किया था। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं दिनेश जी। इसका नाम जो है उन्होंने दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसका जानबूझ के मैंने तारीख लिखी है 12/13 जून 2025। तो ये मान के चलेंगे कि ये रात का समय है, रात खत्म हो रही है और सुबह हो रही है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो लॉन्च किया जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। जैसा आपने बताया था कि कई वेव्स में इसको लॉन्च किया गया। अगर इस पर जाने से पहले अगर मैं आपकी अनुमति से थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो है वो बांध दूं। देखिए, उस समय ये हरकत चल रही थी इससे पहले कि अमेरिका जो था वो बार बार कह रहा था ईरान से कि आप अपने न्यूक्लियर अस्त्र शस्त्र को खत्म करो और इसका क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट जो है, इस पे अपनी रोक लगाओ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो थी वो इसको मॉनिटर भी कर रही थी, और उसकी रिपोर्ट ये आ रही थी कि ईरान का जो फैसिलिटी है, जो मेजर फैसिलिटी है, उसका नाम बाद में आएगा अभी, उसमें उन्होंने क्या किया था कि इनके लोगों का आने जाने पर थोड़ी सी रोक लगा रहे थे। वहां पर जो कैमरेज इंस्टॉल थे उसको भी हटा दिया गया था। यानी ईरान जो है वो कुछ ऐसी कार्रवाई कर रहा था जो कि वो दुनिया की नजरों के सामने नहीं लाना चाहता था। इजराइल ने उसको धमकी दे डाली थी कि हम तुम्हारे इन ठिकानों को समाप्त करेंगे अगर तुम इससे बाज नहीं आए। ये खुली धमकी जो थी इजराइल ने दे दी थी, और लोगों का ये कहना था कि इजराइल अगर वो बोलता है तो वो करके दिखाता है। आपको ये भी बताता चलूं कि कल शाम तक मेरी जिससे बात हुई, मैंने यही बोला कि ये दोनों देश पोस्चरिंग कर रहे हैं, अटैक नहीं होगा, और ये सूरत पे आके ईरान शायद मान जाएगा और ये वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन मेरा आकलन जो था वहां पर गलत था। अमेरिका ने क्या किया कि अपने जो दूतावास थे उनके, बहरीन, कुवैत, यूएई वगैरह, उनसे क्या किया, अपनी स्ट्रेंथ को वहां से कम करना शुरू किया। जितने नॉन एसेंशियल स्टाफ थे उनको वहां से वापस बुलाना शुरू किया। जब भी कोई देश ऐसा काम करता है तो ये मान के चलिए कि वो एक्शन को या खतरे को एंटिसिपेट कर रहा है, जो कि यूएसए एंटिसिपेट कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने बार बार अपना ये स्टैंड रखा कि हम डिप्लोमेसी के जरिए इस चीज को सॉल्व करना चाहते हैं, हम ऑफेंसिव नहीं चाहते। ये बार बार अमेरिका ने रट लगा के रखी थी। हालांकि पोस्चरिंग उसकी ऐसी थी कि उसको मौका मिलेगा तो वो तुरंत हमला कर देगा। जैसे आपको ध्यान होगा, हूतीस की तरफ वो बढ़ के जाते हैं और एक उनका शिप जो है वो टर्न लेता है और 2 विमान जो है पानी में लुढ़क जाते हैं। जैसे आपने बोला था जैसे स्कूटर चला रहे थे वैसे गिर गए कि वो, तो ऐसा भी होता है। एक तरीके से सब टोह ले रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार से ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, लेकिन ईरान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। ईरान भी अपने आप को रोक कर बैठा रहा और देखते रहा कि क्या होता है। फिर एक छठे राउंड की टॉक्स जो थी उसके लिए ओमान जो था वो मध्यस्थता कर रहा था। उन बातचीत के लिए उसने प्रस्ताव रखा, तो अमेरिका ने बोला कि हम ये बातचीत जो है वो 14 जून को करेंगे, और ईरान ने बोला ना, ये बातचीत हम करेंगे 12 जून को।
छोटे बच्चे जैसे खिलौने के लिए लड़ते हैं ना, कि मम्मी आज टॉफी मुझे मिलेगी, अगला बोलता है कि नहीं मम्मी टॉफी हमको कल मिलेगी। तो वैसे ये देश कर रहे थे ओमान के साथ में, तो किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचे नहीं ये लोग। और रात का समय था, इजराइल ने उसका फायदा उठाया और उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। मेरी आज ही एक इजरायली एनालिस्ट से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि हमने रात का समय इसलिए चूज किया जिससे कि कोलैटरल डैमेज ना हो। अब मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ऑपरेशन सिंदूर की ओर। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी रात का 1 बजे का समय चुना था जिससे कि कोलैटरल डैमेज ना हो, जिससे कि आस पड़ोस के सिविलियंस के नुकसान ना होने पाए। तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल की गतिविधि कुछ कुछ ऐसी थी जैसे कि हमारी सैन्य शक्ति की थी, और कहीं ऑपरेशन सिंदूर के हमारे एक्शन जो थे वो इजराइल के एक्शन में परिलक्षित हो रहे थे। तो जिन भारतीयों को शिकायत रहती है कि हमें इजराइल की तरह बिहेव करना चाहिए, कदाचित इजराइल जो है वो भारत की तरह बिहेव कर रहा था। तो इसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। जी, तो अब आते हैं फर्स्ट वेव पर। अब पहली वेव जो थी वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बोला कि हमने दर्जनों विमानों का प्रयोग किया, उन्होंने ड्रोन्स का प्रयोग भी किया, उन्होंने ऑन ग्राउंड जाकर एक्सप्लोसिव सेट करके उसको भी उड़ाया है। ये डिफेंस एनालिस्ट जो थे जिनसे मेरा डिस्कशन हुआ था उन्होंने इस बात को रखा है, और उन्होंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से यूक्रेन के जो ट्रक थे रूस के अंदर गए और वहां से उनके ड्रोन ने टेक ऑफ किया, वैसे ही इजराइल के भी जो एसेट्स थे वो तेहरान में मौजूद थे और वहां से ड्रोन टेक ऑफ करते, क्योंकि हम सोच रहे थे कि 1500 किलोमीटर कौन सा ड्रोन जाके अटैक करेगा ऐसे। तो उन्होंने आज ये बात खुलासा कर दिया कि हमारे ड्रोन जो थे वो ईरान के अंदर से ही उड़े थे और जाके उसको नष्ट करके आए। दूसरी बात, उनके पास में ह्यूमन इंट इतनी स्ट्रांग थी कि उनको मिनट टू मिनट खबर थी कि उनके हाई वैल्यू टारगेट जो है वो किस समय कहां जाएंगे और उनको निकाला जाएगा। आपने नोट किया होगा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसपे 6-7 मंजिली इमारत है, जिसके ऊपर के मंजिल से नीचे वाली मंजिल में एक छेद हो रखा है और वहां पर जाकर विस्फोट किया गया था और एक हाई वैल्यू टारगेट को निकाला गया था। सबसे पहली खबर आई थी, जिस शख्स की स्लाइड में फोटो दिखाई जा रही है, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बगेरी। ये ईरान का सबसे ऊंचा मिलिट्री ऑफिसर था। इसकी खासियत ये है कि ये वहां के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हैसियत से काम किया करता था। ये क्या करता था कि इस्लामिक रिपब्लिकन आर्मी जो कि आर्तेश के नाम से मशहूर है, वो IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और लॉ एनफोर्समेंट कमांड, इन सबके बीच में तारतम्य बैठाने का काम इन्हीं व्यक्ति का था। तो सबसे पहले टारगेट जो है वो ये बनाए जाते हैं पहली वेव में। इसके अलावा और भी टारगेट बनाए गए जो कि बाद में चलकर मैं आपको बताऊंगा। अगली स्लाइड। अब आप थोड़ा सा ये जान लें कि ईरान कहां पर है, इजराइल कहां पर है, और इजराइल को अगर ईरान पर अटैक करना है तो उसे कितनी देशों की सीमाओं को लांघना होगा। ये बात आप मान के चलें कि ईरान से सटा हुआ इराक है और इराक में इस समय आधिपत्य अमेरिका का है। तो अमेरिका के बेसिस जो हैं वो ईरान में फैले हुए हैं। जैसे हम स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे आपको मैं उन बेसिस की लोकेशन भी इन मैप्स पर प्लॉट करके दिखा दूंगा। बहरहाल देखिए कि इजराइल कहां है और ईरान कहां है और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपने ईरान पर तो हमला कर दिया, ईरान भी इसका जवाब देगा। तो ईरान ने इसका जवाब क्या दिया कि उसने, जैसा कि पहले बताया था कि अगर मुझ पर हमला होता है तो मैं अमेरिकी बेसिस को अपना निशाना बनाऊंगा। तो उस समय खबर आती है कि बगदाद के एयरपोर्ट पर अंदर धमाके हुए हैं। तो हमने सोचा कि आखिर बगदाद के एयरपोर्ट में धमाके क्यों हो रहे हैं। तो फिर ये नक्शा जो है सामने आपके ये खोला गया और हमने देखा कि किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट अमेरिकन फोर्सेस का है उस एरिया में। तो ये नक्शे पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से अमेरिकन फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड है और कैसे वहां पर वो फैली हुई है। तो आप इतना जमघट जो है वो देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वहां अमेरिकन की प्रेजेंस है। पूरा कब्जा ही कर रखा है सर अमेरिकन्स ने। हाँ जी, पूरा कब्जा ही कर रखा है अमेरिकन्स ने। कब्जा कर रखा है।
देखिए, अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं कि अमेरिका की दुश्मनी तो खराब है, लेकिन अमेरिका की दोस्ती खतरनाक होती है। तो जिस जी आदमी ने अमेरिका से दोस्ती की उसके लिए खतरा तो उत्पन्न हो ही जाएगा। परंतु इजराइल के हमले के बाद में मार्को रूबियो का तुरंत बयान आता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, ये इजराइल ने अपने आप से ये काम किया है। वो तुरंत अपने हाथ झाड़ लेते हैं और अपना डिप्लोमेटिक बीच बचाव का स्टैंस अभी तक जारी रखते हैं। तो अभी तक अमेरिका खुल के इसके विरोध में नहीं आया है, बस ये बता रहा है कि हमारा इसमें हाथ नहीं है और अभी भी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। अगली स्लाइड पे आते हैं। जी अब ये वाली स्लाइड जो है ये दिखाती है कि अमेरिका के कितने ट्रूप्स की स्ट्रेंथ जो है वहां पर मौजूद है। इसके सोल्जर्स की डिटेल जो है वो नीचे लीजेंड में आपको दिखाई देगी कि सबसे बड़ा घेरा जो कि हल्के गुलाबी रंग का है वो 20,000 सोल्जर्स को दर्शाता है। तो आप ये देखिए कि इतने छोटे से इराक में अमेरिकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। और अगर आपका ध्यान जाएगा पहले वाले नक्शे में तो आप समझ जाएंगे कि इजरायली प्लेन्स अगर उड़ के आएंगे या ड्रोन्स उड़ के आएंगे तो उनको अमेरिकी सेना के ऊपर से उड़ के आना है। तो अगर वो उड़ के आते हैं तो अमेरिकी सेना जो है वो शांत तो बैठेगी नहीं, उनको शूट डाउन करेगी। जी यानी कि जब ये प्लेन्स उड़ के गए हैं अटैक करने के लिए तो अमेरिकन को बता दिया गया होगा कि हम ये एक्शन ले रहे हैं, आप अपनी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को मत खोलना। ठीक है, अगली स्लाइड पर आते हैं। सर, इसमें पण वो टाइमिंग भी तो है ना, जो मार्को रूबियो और जो जितनी जल्दी उन्होंने जो अमेरिका किया। ने स्टेटमेंट रिलीज किया, यस हाँ। स्टेटमेंट रिलीज किया, मीन्स वो अटैक हुआ वहां पे और इनका स्टेटमेंट आ गया। जी, तो मैं तो ये मानता हूं कि मार्को रूबियो ने हो सकता है टाइप करके रखा हो और सेंड का बटन नहीं दबाया, और जैसे ही इन्होंने फायर किया उन्होंने सेंड का बटन दबा दिया कि भैया इसमें हमारा हाथ नहीं है, कहीं तुम हमें ही चेप दो। तो ये है एक और नक्शा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, कुड्स की लोकेशन के हिसाब से अमेरिकन फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट यहां दिखाया गया है, इसको हम छोड़ सकते हैं फिलहाल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बाद में आती है सेकेंड वेव। फर्स्ट वेव में क्या किया गया, हाई वैल्यू टारगेट जो थे, इनके जो लोग जो इनको कमांड कर रहे थे, जो इनका सर था वो कलम किया गया, यानी कि सोचने समझने की शक्ति या डिसीजन मेकिंग बॉडी जो थी उसको समाप्त किया गया। उसमें इनके मिलिट्री कमांडर्स थे, इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी उसमें मौजूद थे जिनको की टेक डाउन किया गया इस ऑपरेशन में। अब आती है सेकेंड वेव। तो सेकेंड वेव में इन्होंने क्या किया, नतांज नाम का एक एरिया था, आगे नक्शे में आपको दिखाएंगे कि वो कहां लोकेटेड है, और ये ईरान की सबसे बड़ी यूरेनियम एनरिचमेंट का कॉम्प्लेक्स है। इस पर ऑफ लेट अभी से कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये अंडरग्राउंड और ग्राउंड के ऊपर बनी हुई पूरी की पूरी एक फैसिलिटी है। इसमें हजारों की मात्रा में सेंट्रीफ्यूजेस जो है वो काम करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का काम क्या है, यूरेनियम को परिष्कृत करना, यानी कि यूरेनियम को अप टू 60% यूरेनियम 235 की स्टेज तक लाते हैं, जो कि नियर वेपन ग्रेड यूरेनियम होता है। 90% पे तो वो पक्का वेपन ग्रेड बन जाता है, पर 60% पे आने के बाद में अगर आप यूरेनियम को एक्सपोज करेंगे तो वो रेडियो एक्टिव किरणें जो है वो छोड़ेगा और वो डेंजरस डर्टी बॉम्ब का काम कर सकता है। इसी फैसिलिटी में एक हार्डन्ड एनरिचमेंट हॉल था जो कि पिकैक्स माउंटेन के नीचे बनाया जा रहा था, यानी कि अच्छा फोर्टिफाइड कॉम्प्लेक्स जो था वो नतांज में था, और सेकेंड वेव में इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर खूब अच्छे तरीके से हमला किया जाता है जिससे कि ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ध्वस्त हो जाए। ये सेकेंड वेव में भी हुआ और ये थर्ड वेव में भी इसके ऊपर लगातार हमला किया गया, जिससे कि कम से कम ये कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्सेस जिन पे अटैक हुआ है वो जो है मार की जद में आ जाए। अगली स्लाइड दिनेश जी। ये है लोकेशन जहां पर ईरान का पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। अगर आप नोट करेंगे तो जहां पर नतांज है, नतांज के ऊपर पार्चीन है, पार्चीन के ऊपर भी हमला हुआ है। फार्दो अराक हैवी वाटर प्लांट के ऊपर भी हमला हुआ है। इस्फहान यूरेनियम फैसिलिटी के ऊपर भी हमला हुआ है। तो आप देखेंगे कि इन्होंने तकरीबन हर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अपना निशाना बनाया है, जिससे कि ईरान के पास में
कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है वो बाकी ना रहे। अभी इस समय ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो चल रहा है और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगली स्लाइड में, इस समय ईरान जो है, अब उनके रेडियो और टेलीविजन सेंटर जो हैं वो इस बात का कबूल कर लेते हैं कि उनके कौन कौन से हाई वैल्यू लोग जो थे वो इस हमले में चले गए। सबसे पहला नाम हुसैन सलामी का आता है, जो कि इरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ थे। तो आपको ध्यान होगा कि पहले हमने जिनकी शक्ल दिखाई थी वो सज्जन है, उसके बाद में हुसैन सलामी जो है वो भी चले जाते हैं, यानी कमांडर इन चीफ आईआरजीसी का, और उससे पहले उसका भी बॉस जो कि कंबाइंड डिफेंस स्टाफ जो था वो निकाला जाता है। दूसरा नाम आता है गुलाम अली रशीद का, जो कि आर्म फोर्सेस के स्ट्रेटेजिक कमांडर थे, यानी कि जो कमांड जो है न्यूक्लियर कमांड को ओन करती है उसके कमांडर को भी निकाला गया। तीसरा नाम है डॉक्टर तेरांची का। डॉक्टर तेरांची जो है वो प्रोजेक्ट सुपरवाइजर थे, जो कि इस करंट प्रोजेक्ट जो कि अमाद प्लान के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना था, उस पर वो उसके सरबराह थे और वो ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट में से एक थे। चौथा नाम आता है फेरेदून अब्बासी का। ये ईरान की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पुराने चीफ थे। तो इन सबको टेक डाउन किया जाता है, इन सबको निशाना बना के समाप्त किया जाता है। तो एम क्या था, जितना भी ईरान का जो मिलिट्री माइट है और जो न्यूक्लियर ब्रेन है उन सबको समाप्त करना। अगली स्लाइड में आप इनके फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। इन चारों को धरती से हटा दिया गया, साफ कर दिया गया। अगली स्लाइड पे जाते हैं। उसके बाद में आती है थर्ड वेव, और जब तक मैं इसको लिख रहा था टोटल 5 वेव्स हो चुकी थी, और 5वें वेव की समाप्ति पर तेहरान का काउंटर ऑफेंसिव ईरान की तरफ आता है और उसके ड्रोन्स जो है वो टेक ऑफ करते हैं ईरान की तरफ, और ईरान की तरफ वो ड्रोन्स सऊदी अरेबिया की वायु सीमा को लांग कर आते हैं। तो ईरान की एयरफोर्स जो है उनको सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में ही नष्ट कर देती है। इजराइल तो हमने इजराइल की वायुसेना जो है वो सऊदी एयर स्पेस में ही इन ड्रोन्स को समाप्त कर देती है, 100 के 100 को, और ये इजराइल के बॉर्डर की तरफ भी नहीं पहुंच पाते। तो एक तरीके से ईरान जो है उसकी रिटेलिएशन की जो रेट है और ताकत जो है वो समाप्त हो चुकी है। मैंने एक और चीज नोट की थी कि थर्ड वेव के शुरू होने से पहले सेकेंड वेव में इन्होंने ड्रोन से अटैक किया था कुछ साइट्स पर जो कि ईरान और इराक के बॉर्डर पर स्थित थे, और वो साइट्स जो थे वो एयर डिफेंस साइट थे ईरान के। तो इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से ये सबक सीखा कि एयर डिफेंस साइट्स को भी पहले निकालना है। तो ये काम किया गया और फिर इन्होंने अपना रास्ता जो है खोला गया ईरान के लिए, क्योंकि पहली स्ट्राइक जी जैसे इंडिया ने नेक्स्ट डे किया था ऑपरेशन सिंदूर के लाहौर में, सब जगह में जो उनका HQ-9 है उसको डिस्ट्रॉय करके फिर एयर डोमिनेंस किया था। तो हमसे सीख के ही इजराइल ने ये स्टेप किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस बात को इजरायली एनालिस्ट से डिस्कस भी कर रहा था, तो उन्होंने इस बात को माना भी था और ये भी कहा था कि जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरे की गलती और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लेके ही आगे बढ़ते हैं। तो आज जो भारतीय ये सोच रहे होंगे कि भाई भारत की सैन्य शक्ति जो है वो इजराइल से क्यों नहीं सीखती है, आप ये देखिए कि इस बार इजराइल जो है वो भारत से सीख कर काम कर रहा है। और मैंने उनसे ये भी बोला कि आपका आयरन डोम जो था वो फेल हो गया था पहले, हमारा जो है हमने अपने आप को सुरक्षित करके रखा था अपनी मल्टी लेयर डिफेंस की वजह से। तो उन्होंने इस बात को भी बताया कि इस समय इजराइल ने भी अपने जो इस खामी को पूरा कर लिया है और वो $2.5 या $3 खर्च करके किसी भी एयर इंग्रेस जो कि लो वैल्यू ड्रोन आता है उसको वो समाप्त कर सकते हैं। $2.5 या $3 अभी भी भारत के 50 रुपए से ज्यादा ही है। हम 50 रुपए में ड्रोन गिराते हैं, इजराइल अभी भी उस पर अच्छी खासी 250 या 300 रुपए खर्च कर रहा है। तो इजराइल बहुत महंगे का सौदा कर रहा है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। जी दिनेश जी, आगे बढ़ते हैं। और मेरे ख्याल से इसके बाद में एक छोटी सी मेरा ध्यान आया था कि AI-171
इसके तार जो हैं वो कैसे जुड़ते हैं, और अमेरिका जो है वो क्यों तिलमिलाया जब भारत ने उन ठिकानों को नष्ट किया जो कि पाकिस्तान के एयर बेसिस थे। दिनेश जी, मेरा ध्यान इस ओर गया कि अगर अमेरिका इस युद्ध में पार्ट लेता है तो उसको पाकिस्तान की मदद की आवश्यकता पड़ेगी ग्राउंड से अपने ऑफेंसिव को लॉन्च करने के लिए, और पाकिस्तान के एयर बेसिस जो कि भारत ने स्ट्राइक में समाप्त किए हैं, वो सारे एयर बेसिस को अमेरिका यूज करता अपने काम के लिए ईरान पर ऑफेंसिव लाने के लिए, सिवाय एक एयर बेस के, वो शम्सी एयर बेस है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है, और वहां से ड्रोन ऑपरेशंस जो है वो कैरी आउट करता है अमेरिका। तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ अचानक, परंतु अमेरिका बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से नहीं, सालों से प्लान कर रहा था ईरान पर धावा बोलने का, और उसके लिए अमेरिका के जो एयर बेस पाकिस्तान में स्थित थे वो बहुत ही आवश्यक थे। भारत ने एक झटके में सारे के सारी आशाओं पर पानी फेर दिया अमेरिका के, जो कि उसने लगा के बैठा था कि हम ईरान पर इसकी मदद से हमला करेंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति का तिल मिलाना तो बनता है। ये एक और कारण था, भारत ने इस बार अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है अनजाने में। तो नहीं सर, जाने में भी पहुंचाया होगा सर। हाँ, मैं ये मानता नहीं हूँ कि हमने जानबूझ के किया। नहीं, क्योंकि सर उनके एसेट जो भी थे, अगर F-16 भी थे, वो हमारे अगेंस्ट तो यूज हो ही रहे थे ना। वो ईरान के यूज होंगे तो होंगे, लेकिन अभी तो हमारे अगेंस्ट हो रहे थे, और अमेरिका को पता था दैट F-16, क्योंकि अमेरिका को पता है उसके फाइटर प्लेन कहाँ क्या कर रहे हैं। सो अमेरिका नोज दैट दे आर अटैकिंग अस, देन आल्सो ही अलाउड इट। तो हमारा वो हक बनता है उसको डिस्ट्रॉय करने का। अब वो उसका एसेट है तो मेरे को एक शब्द, एक फ्रेज जो है बड़ा अच्छा लगता है, प्लॉसिबल डिनायबिलिटी। मुझे तो पता नहीं था कि अमेरिकन बेसिस थे। समाचार में तो यही आया कि अमेरिकन ने बेसिस को खाली कर दिया, अब ये पाकिस्तान के सुपुर्द हो गए थे, तो हमने उनको वहां से निकाल दिया। अब हमें क्या पता था भैया, लाइक ईरान, हमें थोड़ी पता था कि वहां पर मौजूद है, तो हमने तो निकाल दिए। हमें क्या पता था, अगर आपके होते आप हमें बता देते तो हम नहीं करते ऐसा। सही है, पर हमने शम्सी छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं, इसको यूज कर लीजिए आप। नहीं, ये चीज समझने वाली बात होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कुछ लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो अननेसेसरी हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्वेश्चन करें, बट ये नहीं समझ पा रहे कि अमेरिका को इतना प्रॉब्लम हुआ क्यों। जो अमेरिका 7 तारीख से पहले इंडिया के साथ था, पूरी तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट था, उसका पाकिस्तान एकदम लाडला कैसे बन गया, क्या हुआ ऐसा। तो ये इतना नहीं समझ पा रहे अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के कुछ लोग, बट ठीक है, उनकी समझ। तो ये AI-171 का है, इसको मेरे ख्याल से हम थोड़े बाद में फिर डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और मामला खुल जाए। मैं ये मानता हूं कि ये एक प्रॉपर सैबोटैज का नतीजा था और कुछ नहीं था, और मेरे पास इसको प्रूव करने के लिए लॉजिक है, कोई तथ्य तो नहीं है क्योंकि तथ्य खुलकर आया नहीं है, परंतु अगर आप लॉजिक पे चलेंगे तो आपका एनालिसिस यही कहेगा। और दिनेश जी, आपको ये बता दूं कि ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था 1:38 पर दोपहर को जी, और 2:41 पर मैंने ट्वीट करके बता दिया था कि मेरा शक कहां जा रहा है, और मैंने NIA और BCAS को इसके लिए टैग भी कर दिया था कि आप इसकी उम्मीद है जांच तो करेंगे ही। तो मैं तब से इस चीज को बना के चल रहा हूं कि ये कोई नेचुरल कारण नहीं है, इसके पीछे एक ह्यूमन इंटरवेंशन है, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। आपको ध्यान होगा कि लंदन से एयर इंडिया की विमान जो आ रहा था उसको धमकी दी गई, एक थाईलैंड एयर इंडिया का विमान जा रहा था उसमें बॉम्ब स्केयर होता है। तो ये सब चीजें महज इत्तेफाक नहीं होते, ये सोची समझी चाल होती है। हमें अभी भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए और 0.5 फ्रंट को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर भारतीय का फर्ज बनता है कि वो अपनी आंख और कान को खोल कर रखे। अगर कोई अप्रिय घटना या शक की सुई कहीं भी दिखती है उसको, तो उसकी सूचना तुरंत उन अधिकारियों को दे, उन लोगों को दे जो कि सुरक्षा के कार्य में लगे हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहूंगा दिनेश जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो जरूरी है ये जानना सबको, क्योंकि
अगर जिस हिसाब से अगर अपने एक एग्जांपल लें, वैसा तो नहीं है कि वैसा होगा, बट एग्जांपल लें कि जब यूक्रेन ने रशिया पे स्ट्राइक किया था, ड्रोन ड्रोन स्ट्राइक, तो रशिया के अंदर जाके सैबोटाज किया था। जब उसने यहाँ पे अभी इज़राइल ने किया है, जो मोसाद के इंटेलिजेंस है, वो ईरान के अंदर बैठ के ड्रोन अटैक किए हैं। तो बिल्कुल। ऐसा हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि हमारे अंदर बैठ के भी कोई ना कोई ये एक्टिविटी कर सकता है। हम्म। ये बेवकूफ़ी होगी अगर हम ये रूल आउट करें तो, आज के टाइम पे स्पेशली। और हमारा तो बिल्कुल। 140 करोड़ का देश है, बांग्लादेश से आ सकते हैं, नेपाल से आ सकते हैं, सी के रूट आ सकते हैं, और हमने ये पास्ट में फेस किया भी है। तो अगर हम ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि इंटरनली हमारे पे, जैसे अब कोई भी बेस, एयर बेस पे आके ड्रोन चला दिया किसी ने, क्या पता चलेगा? तो ये हमको समझना ज़रूरी है, और आपने जो कहा पॉइंट 5 फ्रंट का, वो बहुत सही कहा सर। तो ये हमारे लिए समझना ज़रूरी है सर। तो अभी इसमें मैं ये अब जानना चाहूँगा सर कि अभी देखिए, ये ईरान इज़राइल ने तो किया, अब उसके टॉप कमांडर्स जो थे, सीनियर कमांडर, सबको उसने ख़त्म कर दिया, जैसे उसने हिज़्बुल्लाह के टाइम किया था। जो अयतुल्ला था, उसके साथ-साथ जितने उसके 15-20 थे, सबको ख़त्म कर दिया था, पूरी एक हायरार्की ख़त्म कर दी थी उसने। तो यहाँ पे भी ऐसे ही किया है इज़राइल ने, ईरान की पूरी हायरार्की उसने ख़त्म करी है, प्लस उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे भी अटैक किया है। सो इसमें मैं पहले एक क्वेश्चन पे आऊँगा कि नाउ हाउ ईरान विल रिएक्ट? अब इसमें क्या आप जाते हुए देखते हैं, किस हिसाब से इसको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं? बिकॉज़ अभी ईरान का तो वही लाल झंडा उन्होंने उठा दिया है, बदला लेने का एंड ऑल दैट। तो आपको क्या लगता है सर, ईरान क्या अमेरिका पे स्ट्राइक करेगा कि इज़राइल पे ही करेगा, कि क्या लगता है सर, क्या होना चाहिए अब आगे? देखिए, आपको ध्यान होगा जब कासिम सुलेमानी को टेक डाउन किया गया था, उसकी वजह से ईरान की काफ़ी गतिविधियों पर रोक लग गई थी। हिज़्बुल्लाह और हमास के जो एक्शंस थे, वो थोड़े-से ब्लंट हो गए थे थोड़ी देर के लिए। तो केवल एक व्यक्ति के जाने से इतना असर हुआ, यहाँ पर तो पूरी लिस्ट है लोगों की जो कि बाहर निकल गई है। आप कुछ भी मानिए, टॉप लीडरशिप जो होती है वो कुछ नहीं तो मोरल बूस्टिंग और एक ब्रेन का काम करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और अगर वो निकलती है तो अपने साथ में बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारी नॉलेज लेके चली जाती है, जो कि फोर्स के लिए एक खतरा बन जाता है। तो इस समय ईरान के दांत अगर खट्टे नहीं हुए, परंतु कुछ तो असर पड़ा है, सेंसिटिविटी तो बढ़ी होगी। तो ईरान जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो बदला तो लेगा और वो लेता रहेगा जब तक उसमें जान है। देखिए, ईरान इराक वॉर भी मेरे ख्याल से 8 साल तक चली है। जी। जो ईरान और इराक की लड़ाई थी वो 8 साल तक चली है। तो ईरान जो है वो पिच बैटल करने में सक्षम है, देर तक लड़ने में सक्षम है, सिविलाइजेशनल कंट्री है, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो इतनी जल्दी हार मानने वाला है, घुटने टेकने वाला नहीं है। चीन उसका प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट भी कर रहा है। अभी ऑफ लेट आपने नोट किया होगा कि ईरान को मिसाइल्स की खेप पहुंची है, वो भी चीन से। तो चीन जो है वो सपोर्ट कर रहा है ईरान का, और ये चीज जो है वो मुझे इस समय जल्दी खत्म होती दिखती नहीं। इसलिए स्लाइड जो आखिरी वाली थी उसको मैंने डॉट लगा के लिखा, टू बी कंटिन्यूड। तो कारण इसका यही था कि मुझे ये चीज जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है। कुछ हरकत ईरान करेगा, फिर इजराइल उसका बदला लेगा, और फिर ईरान कुछ हरकत करेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़े टाइम के बाद में हमास और हिजबुल्लाह कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेंगे, हूतीज भी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, और इजराइल के लिए ये युद्ध जो है वो आसान तो नहीं रहेगा। उसको काफी तरफ से फ्रंट का सामना करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान होगा कि ईरान के इजराइल के रिजर्विस्ट को भी कॉल कर लिया गया है, और उनको लेबनान के बॉर्डर की तरफ और नीचे सीरिया के बॉर्डर की तरफ तैनात भी किया जा रहा है। तो सर इजराइल ये अपनी आपके तैयारी एक कर रहा है। रेफरेंस के लिए, सॉरी सॉरी मैं आपको बीच में टोक जी रहा जी, हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। एक रेफरेंस के लिए, इज़राइल ने बैलिस्टिक मिसाइल शूट डाउन किए जो हौतीस की तरफ से फायर हुई है, हम्म। यमन में ही। तो अभी यानी रिसेंटली ये न्यूज़ है 9 मिनट पहले ही, कि बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी यमन से हौतीस अच्छा। ने, तो जिसको शूट डाउन किया है इज़राइल ने। अच्छा, ये मैंने देखी नहीं, ये शायद पॉडकास्ट के नहीं, बीच में अभी हरकत अभी हुई होगी। ज
जस्ट आई है तो सर देखिए, ये। जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वही चीज सामने आ रही है दिनेश जी, हम्म, कि इनके नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो सर्विस पे आएंगे, और वो आएंगे, देखते रहिए आप, ये रुकेंगे नहीं करेक्ट ऐसे, सर। क्योंकि ये इनकी फितरत है और ये इस तरीके से एक्ट जरूर करेंगे। तो इजराइल को इस समय तैयार रहना चाहिए, और वो तैयार हैं, उन्होंने इस बात को बोल दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बेटे की शादी एक हफ्ते में थी, तो जी। ईरान ये सोच के चल रहा था कि अभी तो इसके बेटे की शादी है, तो ये अभी कुछ नहीं करेगा, एक हफ्ते बाद ही करेगा। तो नेतन्याहू ने शादी को रखा परे और धावा अभी बोल दिया, क्योंकि उसको पता था कि ईरान जो है इस समय सजग नहीं होगा। एक महीने बाद जो है वो इजराइल में स्कूल के बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, अपने अपने घरों में ही रहेंगे। तो जी। इजराइल का ऑफेंसिव उस टाइम पे आप देखना और भीषण होगा, क्योंकि अब उसको पता है कि उसके बच्चे जो हैं वो अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। अगर बाई चांस कोई एक मिसाइल भूले भटके स्कूल पे भी आके गिरेगी, तो भी बच्चे अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो इजराइल जो करेक्ट। है वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बहुत कटिबद्ध है और बहुत सोच समझ के चलता है। तो आपको ये भी ध्यान करेक्ट सर। होगा कि जब उन्होंने इस्माइल हानिये को निकाल रहे थे, इस्माइल हानिये जो कि हमास का लीडर था, वो एक जगह पर छुपा हुआ था और वो इजराइल की मार में था, लेकिन उस जगह बहुत भीड़ होने के कारण इजराइल ने उस एक्शन को कॉल ऑफ किया कि वहां पर कोलैटरल डैमेज यानी सिविलियन कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी। इसलिए इस्माइल हानिये को एक गेस्ट हाउस में निकाला गया जब ये फ्यूनरल में गए थे ईरानी राष्ट्रपति के, जिनकी की एरोप्लेन की हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनकी मृत्यु अजरबैजान में हुई थी, आपको ध्यान होगा ये। जी। तो इजराइल जो है वो कोलैटरल डैमेज और सिविलियन लाइफ को एक तरीके से रिस्पेक्ट करता है। तो ये एक मैच्योर नेशन की निशानी होती है कि सिविलियंस को बचा के चलना और जितने भी सैन्य टारगेट है उन्हीं को निशाना बनाना। जी दिनेश जी। सर इसमें अभी मेरे 2 सवाल हैं। पहला तो ये है कि अब ये जो अरब वर्ल्ड है, क्योंकि इसमें अब एक एंगल जो आ रहा है वो तो रेगुलरली आया ही है इज़राइल के ये कॉन्फ्लिक्ट में, इज़राइल मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में, वो है रिलीजन का। कि इस्लामिक नेशन को अटैक किया है, इस्लामिक नेशन पे उसने खुमैनी ने भी बोला कि भाई उम्मा है, इस्लाम है, ऑल दैट वो बोलते हैं, वो अपने को पता है वो बोलते हैं। तो इसमें जो अब अरब का रोल है, अरब कंट्रीज़ है, फिर ये जॉर्डन है, ये भी इस्लामिक कंट्री है, यूएई हम्म। है, सऊदी अरब है। बट इनका जो रिएक्शन है कंडेमिनेशन तक तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े टाइम पहले सलमान जो प्रिंस सलमान है, उन्होंने तो ईरान को वो हिटलर तक बोल दिया था, खमेनी को। तो उनका रोल क्या देखते हैं सर इसमें? देखिए, अरब वर्ल्ड में इस समय बहुत रस्साकशी हो रही है। ईरान चाहता है कि उनके जो शिया नेता हैं वो मुस्लिम उम्मा के नेता बन के आए। उधर सऊदी अरेबिया सोचता है कि हम मुस्लिम उम्मा के नेता होने चाहिए, क्योंकि हम सुन्नी हैं और हमारी जनसंख्या जो है वो शिया से ज्यादा है, तो हम ज़्यादा असली है। रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम उम्मा के। लेकिन हिस्टोरिकली देखा जाए तो ऑटोमन्स जो थे उनकी भी एक अलग हिस्ट्री है। तो अर्दोगान बिल्कुल। अपने ऑटोमन वंश होने के नाते अपने आप को कहते हैं कि मैं खलीफा बन के आऊंगा इस्लामिक वर्ल्ड का। तो ये रस्साकशी जो है वो चल रही है, और एक दूसरे को डिस्क्रेडिट देने का काम जो है वो भी चलता रहता है। आपको ध्यान होगा कि ये बात है 13 अगस्त 2019 की, जब इब्राहिम अकॉर्ड जो था उसके ऊपर जी। साइन होने की बात हो रही थी, और ये साइन जाके पहला देश करता है इजराइल के साथ में। और जब ये साइन होता है तो धीरे धीरे और देश मोरक्को वगैरह सब शामिल होते हैं इसमें, और फिर मोहम्मद बिन सलमान जो थे वो नेगोशिएशन में लगे हुए थे इजराइल के साथ में और इसको साइन करने के। तब ईरान को शायद लगा था कि अगर ये साइन हो जाता है तो ईरान जो है वो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में अलग थलग पड़ जाएगा और बाकी देश जो हैं वो चले जाएंगे इजराइल के साथ में। तो 7 हुँ। अक्टूबर 2023 की वो घटना होती है और पूरा का पूरा अब्राहम अकॉर्ड जो है वो परे रख दिया जाता है। तो तब सुई घूमी थी ईरान की तरफ कि ईरान नहीं चाहता कि इस देश में शांति हो पाए या इस एरिया को थोड़ा सा ठंडा रखा जाए। तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि अभी तो शुरुआत है।
पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जिस हिसाब से इजराइल ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाई है सर, अभी भी चल रहा है, अभी अभी चल भी रहा है। इमेज आ जा रही है, और अंडरग्राउंड जो अटैक्स हुए हैं, और जो मेन ये है कि चलो न्यूक्लियर तो उसने उड़ाए उड़ाए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के थे, जो रिजर्व से वो भी उड़ा दिए। वो भी तो अगर उड़ाए। फ्यूल बन गया तो लेके कैसे जाएगा? वो भी बिल्कुल खत्म कर बिल्कुल, दिया। वो भी खत्म करना है। तो क्योंकि वेपन भी बनाना टफ होता है, बैलिस्टिक मिसाइल भी, भले आपके पास टेक्नोलॉजी हो कि नहीं हो। सो इट्स अ वेरी कोऑर्डिनेटेड अटैक बाय इजराइल, एंड इट लुक्स लाइक उसको पूरा क्रिपल किया है अभी तक तो ईरान को उन्होंने। बिल्कुल। तो लेट्स सी किस हिसाब से आगे ये जाएगा। अच्छा, जी। थोड़ा सा सर, एक ने मुझे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था, वो अनफॉर्चुनेटली मैं स्टार्टिंग में नहीं पूछ पाया, कि ये इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? इजराइल गाजा का समझ में आता है, इजराइल पैलेस्टाइन का समझ, जॉर्डन का समझ में आता है, सीरिया का समझ में आता है, नेबर है, और उनका जो हिस्ट्री है 2000 ईयर की, के वहां तक ये एक्सटेंडेड था इजराइल, सीरिया तक एंड एवरीथिंग। बट ये ईरान का क्या लेना देना सर इस सब चीज से? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1979 ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड की हिस्ट्री में, और खासतौर से मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में। करेक्ट। 1979 से पहले ईरान में शाह रेजा पहलवी का राज था, जी जिसको कि शाह ऑफ ईरान बोलते हैं। शाह रेजा पहलवी के टाइम पर ईरान को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। जो फैशन पेरिस में होता था, वही फैशन ईरान में भी हुआ करता था। लेडीज वहां पर स्कर्ट पहनकर, गॉगल्स लगाकर, आदमी बेल बॉटम पहनकर सड़कों पे घूमते थे। ये छवि मुझे अभी तक याद है। और फिर अयातुल्लाह खोमेनी का शासन आता है इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में, और इन सब चीजों पर बैन लग जाता है, और ईरान जैसे देश में हिजाब आ जाता है। तो ये बदलाव मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक अल्ट्रा मॉडर्न कैपिटल जिसमें नाइट लाइफ होती थी, जहां पे जी सुर सुरा सुंदरी जो है वो सब चलता था। एक तरीके से जनता जो थी वो खुश सी थी। परंतु जी उसके बाद में रेडिकलाइजेशन शुरू होता है उस देश का, और वो इस्लामीकरण की तरफ बढ़ता है। लेकिन अब देखें, उस समय ये हालत थी शाह ऑफ ईरान के टाइम पे कि इजराइल जो है वो ईरान की मदद कर रहा था एटॉमिक एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, और उस चीज को कहते थे एटम फॉर पीस। तो ऐसा जब ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया, तो अयातुल्लाह खोमेनी ने झंडा बुलंद किया कि हम तो यहूदियों के खिलाफ हैं। तेहरान में एक हाँ कुद्स हाँ स्क्वायर बनता है, वो यहूदियों के खिलाफ जो है वो एक झंडा बुलंद होता है, और फिर वहां से ये भावनाएं भड़कनी शुरू होती हैं, और ईरान जो है वो हिजबुल्ला, हमास और पैलेस्टीनियन जिहाद काउंसिल, और जो शिया मिलिशिया थे सीरिया के, जो शिया मिलिशिया यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी हैं, उनको भी ईरान जो है वो सपोर्ट देना शुरू करता है, और मामला जो है वो बद से बदतर होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इन दो देशों के संबंध, जो कि एक समय मधुर हुआ करते थे, वो इतने खट्टे हो जाते हैं कि आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करने पर आमादा है। आपने वो बहुत सही कहा सर। 1979 जो साल है, एक ईरान खत्म होता है और एक अफगानिस्तान खत्म होता है। जी। जी। पाकिस्तान तो चलो था ही पहले से वैसा ही, बट पाकिस्तान पहले ये दो खत्म था। कंट्री जो, हाँ, ये जो कंट्री दो खत्म हुई, और जो सबसे वन ऑफ द मॉडर्न कंट्री थी, जो काबुल था, काबुल की नाइट लाइफ, बेरूत बिल्कुल की नाइट लाइफ, बगदाद की नाइट लाइफ, यहाँ पे तेहरान की नाइट लाइफ वॉज फेमस, इवन मोर जी। फेमस देन यूरोप। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, बट सैडली ये डिस्ट्रॉय हुआ पूरा, और अभी आज देखो पूरा चेंज हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर ओनली। इस पे एक पॉडकास्ट करेंगे सर अपने, कि ये कैसे, ये कोल्ड वॉर ने किस तरह से वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया है, स्ट्राइक ये किया है। पीस की, वर्ल्ड की पीस को सर। जी ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय दिया, और आपने इतना बिजी शेड्यूल, आपके जो आज का इतना टाइट शेड्यूल था, फिर भी आपने मुझे थोड़ा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू थैंक दिनेश यू जी। वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय, थैंक यू सर।